बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। और बातचीत के सिलसिले को शुरू करने का, सेटल हो जाइए आराम से। गर्मी मुझे मालूम है, पानी वानी मिला कि नहीं दिया? नहीं मिला? मिला, अच्छा, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सेटल हो जाइए। मुझे मालूम है कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन अब इसी के बीच में ये हफ्ता तो कम से कम सुन रहे हैं कि ऐसा ही रहने वाला है, और अब आने वाले समय में भी ऐसे ही गर्मी है। लेकिन ठीक है, ये वक्त थोड़ा इम्तिहान का होता है। जहां तक बैठने का सवाल है, गर्मी सबसे ज्यादा परेशान इन लोगों को करती है, एक तो ऊपर से और एक दूसरी नीचे से। पत्थर पे भी बैठते हैं ये लोग, तो इस लिहाज से इनकी तपस्या ज्यादा बड़ी है। कहां से आना हुआ साहब? करोल बाग से। क्या नाम है? अभिजीत कुमार। अभिजीत जी। तो अभिजीत जी कैसे आज इधर कैसे आए? ऐसे ही क्लास ओवर हुआ तो मैं क्लास क्या तैयारी कर रहे हैं किसी चीज का? यूपीएससी जी। वाह, मैं समझ गया था कि यूपीएससी यहाँ पे आसपास कोचिंग्स हैं, यहाँ पे हैं, करोल बाग में है। तो कौन सा ऑप्शनल कौन सा है आपका? हिस्ट्री। लगी रहिए, बस सफलता मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि जो थोड़ा 10-5 मिनट यहाँ खड़े रहिएगा, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि सबसे तैयारी करने वाले के लिए तो सबसे ज्यादा कीमती उसका वक्त होता है। तो 5-10 मिनट अपने को रिलैक्स करिए और उसके बाद निकल जाइए। और जब कभी मौका लगे जरूर आइएगा। आपकी सफलता की पूरी कामना करते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी कहाँ से आना हुआ? नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन से। इधर कैसे? बस ऐसे घूमते आ गए जी। बहुत अच्छा है, आनंद लीजिए शो का। थोड़ी देर मैं आता हूँ। और साहब आप? जी, मेरा नाम हितेश केसवानी है और मैं लखनऊ से अध्यापक और मनोवैज्ञानिक हूँ। अध्यापक भी हैं और मनोवैज्ञानिक, तो विषय आपका मनोविज्ञान है? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो अध्यापक कहाँ हैं? लामाटीनियर कॉलेज लखनऊ। अच्छा, तो बॉयज में या गर्ल्स में? बॉयज में। बॉयज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दुनिया का प्रसिद्ध कॉलेजेस में से एक है, एक फ्रांस में शायद, और एक लखनऊ में 2, और एक जगह शायद कहीं कोलकाता। एक कोलकाता। यस, मैं कैसे भूल जाता हूं कोलकाता के दिमाग से। तो ये जगह लामार्ट है और आप वहां से। मैं बहुत स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि कुछ बोल के जरूर जाइए। और उससे एक पुराना रिश्ता मेरा भी है लामार्ट से। आज आप खुशकिस्मती से यहाँ पे मौजूद हैं, तो जरूर बोलिएगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप कुछ बोले। आप कहाँ से साहब? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। छत्तीसगढ़ का ही मसला है आज। और ये बात हो रही है कि प्रियंका गांधी जी ने आज नर्मदा का पूजन किया है, और जो नर्मदा का पूजन किया है उसमें बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से बात कही। किसी ने क्या, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, गृह मंत्री हैं, कि ये चुनावी नेता हैं, ये चुनावी पूजा करने वाले लोग हैं, कि चुनाव के समय में ये गंगा में डुबकी भी लगाते हैं और नर्मदा की पूजा करने भी आते हैं। तो इसी पे बातचीत का सिलसिला होगा। थोड़ा बहुत जो बोलना चाहेंगे वो लोग बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, मैं उस तरफ आऊंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी हो गई हैं। वैसे तो मैं तारुफ कराने वाला था, लेकिन बीच में मैं तारुफ कराऊंगा जी। देखिए, हमें कहने वाले कि हम जो है चुनावी समय में जो है नर्मदा की या इस तरह की जो गंगा में डुबकी आपने उत्तर प्रदेश में लगाई थी जब आप चुनाव हो रहे थे। नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से ही पूछना चाहती हूँ कि महाकाल कॉरिडोर स्कैम के बारे में कब बात करोगे? महाकाल की मूर्तियों को आप चाइना से बनवाते हो, और वो आप ही के जो है मंत्री, आप ही के जो है पूर्व जो विधायक, वो ये बोलते हैं कि इतना मटेरियल जो था वो इतना खराब था कि वो टूटना तो लाजमी था ही था, कि एक आंधी जो झेल नहीं पाया। दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर में आप ही के 40 लोग जो है स्कैम में जो है वो लिप्त है, उनके ऊपर जो है केस दर्ज हो। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके लेता जा। इन्होंने आपके राम, इनके हनुमान, एक 30 फीट की गदा जो है मध्य प्रदेश में सजाई गई है जी। देखिए, पहले राम जी पे आते हैं, फिर स्कैम पे आते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। अर्थात हे पवन मंगल अंजनी पुत्र, संकट को हरने के लिए हमारे साथ हमें भी शक्ति दीजिए। जिस तरह आप राम जी, लखन जी, सीता जी के हृदय में, हमारे हृदय में भी बसिए, ताकि हम संकट को निवारण कर सके और हरण करने वालों पे त्वरित तरीके से कार्रवाई कर सके। तो चिंता मत कीजिए, सब घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई हो रही है और होगी। और दूसरी बात, इन्होंने स्कैम की बात कही है, तो मैं बता दूं, ऋतु जी आपके पर आएंगे, पूरा मौका मिलेगा। लोकतंत्र है यहाँ, लोकतंत्र। ऋतु ये दूसरी बात कह ले, उसके बाद। हाँ। और इन्होंने स्कैम की बात कही, तो मैं आपको कह रहा हूं, जितनी कमियां निकालनी है निकाल लीजिए इस बदलते भारत की। जितनी कमियां निकालनी है निकाल लीजिए इस 9 साल में बदलते भारत की। हम दिन वो नहीं भूले हैं
जहां निकलती थी बारातें घोटालों की। गजब भाई गजब। 24 तक यही चलेगा, चलेगा यही 24 तक। इसकी बात, उसकी बात, ये बात, वो बात, कोई खास बात दीजिए जनाब। कुछ आप कहना है आपको कि थोड़ी देर में बोलेंगे? थोड़ी देर में मनोविज्ञान के। जी जनाब अरोड़ा जी। नर्मदा की बात हुई, क्यों नहीं जाएगी प्रियंका गांधी? नर्मदा सबकी है। जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब 2024 से बोलेंगे माँ गंगा ने मुझे भगाया है। ये होने वाला है बहुत जल्दी होगा। और जहाँ तक धर्म की सवाल है, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज का जो दिन है ना, वो आज ऐतिहासिक दिन है। 12 तारीख है ना आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द किया था, क्योंकि उन्होंने चोरी चकारी से, चालबाजी से अपना चुनाव जीता था। और आज ही के दिन से इस देश के लोकतंत्र की हत्या की नींव पड़ी थी। और दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि मां नर्मदा ने बुलाया है। अरे भैया, 2014 से पहले नर्मदा माता को जानते थे? हज और कब्रिस्तान की बात करने वाले अब कोर्ट पे जनेऊ पहन के घूम रहे थे। अभी तो आप देखिएगा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा आ जाएंगे तो यही लोग रुद्राक्षी माला और भगवा पहनकर मंदिर में। गजब है भाई। कहाँ से आना हुआ श्री राम? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में कहाँ से? पुणे। पुणे से? कैसे इधर कैसे आना हुआ? केदारनाथ जा रहे थे, बस आ गए। है जय बाबा केदारनाथ की। तो अब कब जाएंगे? अभी कल निकल रहे ऋषिकेश के लिए। कल निकल रहे हैं ऋषिकेश से। बहुत बहुत मंगल कामनाएं यात्रा की। आपकी यात्रा मंगल हो, सफल हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? जमुई बिहार से। वो तो मैं समझ गया था, चेहरे कपारे पे लिखा रहता बिहार, एकदम कपार पे लिखा रहता बिहार। हम समझ गए थे बिहार से आए हैं। सबका स्वागत है बहुत बहुत। जी मैं आपके प्रोग्राम को बराबर देखते ये जो अदा है ना बिहार की, गजब की अदा है। एक तरफ मुंह में पान फंसा होगा और इधर से पूरा वार्तालाप होएगा। पान कहीं जाएगा नहीं और वार्तालाप खत्म नहीं होगी। गजब है यार। जी आपका प्रोग्राम देखते रहता हूँ। यहाँ हॉस्पिटल के सिलसिले में आया, वाइफ कैंसर पेशेंट है, और आप मौका मिलता है आपके पास जरूर आता हूँ प्रोग्राम देखने के लिए। थोड़ी देर जब हंस लेते हैं, थोड़ी देर जब मुस्कुरा लेते हैं, तो लगता है कि थोड़ा बहुत गम कुछ कम हुआ। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूँ, पत्नी की बहुत जल्दी बढ़िया हो, और बहुत जल्दी सब लोग यही एक बार फिर से दिखाई दें। ठीक है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी जनाब, जी आया। मैं इनका जरा रिप्लाई करना चाहती हूँ। अभी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल जी ने जो पहले ही बोला था कि जब भी इनसे विकास की बात पूछोगे ना, तो ये बैक मिनर में देखना शुरू कर देंगे। ये बैक मिनर में अब इंदिरा गांधी पे पहुंच गए। क्यों नहीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? 44 दिन से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र को औरंगजेब के चक्कर में जलाने की तैयारी है। उत्तराखंड की आपने न्यूज सुन ली होगी कि उत्तराखंड में इन्होंने क्या हाल किया जाके। लगातार सभी देशों को जो है, सभी प्रदेशों को जो है धर्म की आड़ में जो है सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी है। जी छोटा जवाब, छोटा सवाल, छोटा जवाब। प्रतीक जी, इनके बात प्यारो, लेकिन उन्होंने माँ की बात कही थी। माँ कहीं की हो, किन्हीं की भी हो, कभी अपने बच्चे को भगाती नहीं है। राहुल गांधी को भी नहीं भगाएगी, चिंता मत कीजिए। इस देश की माँ बहुत अच्छी होती है, हमें गर्व है अपने भारत माँ पे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात। आज 2013-14 का इंडेक्स आप निकाल लीजिए। केवल 6 लाख लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, आज 14 लाख लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। 121% बढ़ोतरी हुई है। और ये व्हाइट मनी की मैं बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट बढ़ोतरी है। इसका मतलब ये है, जब हम रेडी ठेली वाले के पास, गुपचुप वाले के पास, चाट वाले के पास 1 रुपया भैया नहीं, अच्छा भैया मत दो, 1 रुपया ज्यादा मैं नहीं दूंगा। जो ये 1-1 रुपया बचता था ना, जो आपके विकास में बाधा बनता था 1 रुपया, उस पर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1 रुपये 100 करोड़ बनकर, रोड बनके आपके घर तक पहुंचा। वो डिजिटल ट्रांसफर। हाँ जय श्री राम। कहाँ चल? अरे गजब भाई, जय श्री राम। चश्मा वाले भैया तुरंत चले गए। कोई बात नहीं, एक भैया गए, एक भैया आ गए। सर मैं नासिक से हूँ। नासिक से? जय हो त्र्यंबकेश्वर। सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है,
वोट उन्हें दीजिए जिनके जीतने से भारत खुश हो जाए, वोट उन्हें मत दीजिए जिनके जीतने से पाकिस्तान खुश हो जाए। जय श्री राम। नाम तो तुमने बताया नहीं। DM भोसले। नहीं, आपका नहीं, पार्टी का। किसको दीजिए? बीजेपी को, मोदी। क्योंकि राम किसी एक पार्टी के हो ये तो नहीं हो सकता। राम तो सर्वज्ञ सबके हैं, इसलिए ना 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 ना, आराम से आराम से। शंकर अय्यर किस पार्टी के नेता है और पाकिस्तान में कौन समर्थन मांगने पहुंचा था मोदी के खिलाफ? पूछिए जरा। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री बिना बताए हवाई जहाज से क्यों नवाज के घर पहुंच के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बिना बताए हमें चिंता है प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की हमें चिंता है जी। निहत्थे बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तान। आराम से कूल डाउन। आम आदमी पार्टी जी। एक सेकंड। इंदिरा जी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और मोदी जी थे जो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए। लो, आम आदमी पार्टी का शॉल लेके और बिरयानी खाने गए वो नरेंद्र मोदी। राइट। इधर आइए जी। आम आदमी पार्टी। देखिए, यहाँ पे बात हुई संविधान की, बात हुई कानून की। मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान में क्या विश्वास है मोदी जी का? अध्यादेश आया, उस अध्यादेश को लेकर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक फैसला दिया, उस फैसले को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका लोकतंत्र में भरोसा है? आप बताइए। इन्होंने कहा कि इतने टैक्स पेयर बढ़ गए हैं, तो महंगाई कहां चली गई है? आज सिलेंडर का रेट क्या है? आज करप्शन कहां पहुंच गया? जितने भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। आज लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कोई जिम्मेवार है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। तो आज देश के अंदर ये चुटकुला नहीं है, नोटंकी नहीं है। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। क्या अध्यादेश लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, यदि इस अध्यादेश की आप सत्यता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो शाहबानो के केस के अंदर जब राजीव गांधी ने बदला था फैसला, तब क्या हुआ था? और दूसरी चीज, नहीं, सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं, जेल में तो आपके हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो मुख्यमंत्री बन गया। असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी थे, इन्होंने आरोप लगाया। इन्होंने रामलीला मैदान में कहा था लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है, तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है। सबसे पहले आज कटोरा लेकर के उन्हीं लोगों के बाद भीख मांगना चल रही है। ये आम आदमी पार्टी है। ये लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप विकास करते हो, ये बताओ दिल्ली में एक स्कूल बनाया आपने, एक हॉस्पिटल? मैं आया। आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा जी। हर दिन एक स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, इनको मालूम ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ा शिक्षा पे काम कहीं हुआ है तो दिल्ली में हुआ है, स्वास्थ्य पे कहीं काम हुआ है तो दिल्ली में हुआ है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर महिलाओं की यात्राएं फ्री हैं और बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं फ्री हैं। आज बिजली और पानी पे काम जी। हाँ जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब राजनीतिक दल ना अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो अब कुछ जो है सच्चाई की बात कर ली जाती है। अभी ये दिल्ली और जो पंजाब में इनकी सरकार है, अभी इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया, ये तो महंगाई पर इनका चरित्र है। अगर आप संजीदा हैं तो डीजल पर वैट बढ़ाने से किसको यह जानकारी नहीं है कि अब सारी बेसिक जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी? क्यों बढ़ाया आपने वैट? आप हिमाचल में जीतते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, आप 3 रुपए वैट बढ़ा देते हैं। महंगाई में कितने आप जो संजीदा है बताइए जरा आप। तो ये आईना है इनका। दूसरा, ये बात कर रहे थे कानून व्यवस्था की। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, उसमें पैरा नंबर 95 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार चाहे तो उसको कानून लाकर जो है पार्लियामेंट में और उसको जो विधेयक के रूप में। जी जनाब अरोड़ा जी तेल का भाव क्या है? जी, कच्चे तेल का भाव क्या है? सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती? 1 मिनट। पेट्रोल, डीजल, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न। आज बंगारू लक्ष्मण की पार्टी हमें उपदेश दे रही है, अरे जिनके घर कांच के होते हैं दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। समझ ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में आपकी सरकार है। आप पेट्रोल डीजल के रेटों पे आए थे कि दिल्ली। अरोड़ा जी बिल्कुल एकदम राजकुमार जी जैसे लगते भी हैं।
वो वक्त में फिल्म वक्त थी ना, हाँ राजकुमार का डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के होते हैं। हाँ भैया जी बोलो, चाचा जी रुको, अरे आ रहे हैं यार जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी जिला से। अच्छा रुको भाई रुको। 23 तारीख जितना कूड़े कचरे इकट्ठे होने जा रहे हैं, 2024 में जनता उनको कूड़ेदान उठा। 23 तारीख को क्या होने जा रहे हैं? 23 तारीख जितने कूड़े कचरे जितने जमा होने जा रहे हैं बिहार में, ये नीतीश। अरे भाई तुम लोकतंत्र में विश्वास करते हो तो? लोकतंत्र में राहुल गांधी विश्वास नहीं करते भाई साहब, हम तो पूरे करते हैं। राहुल गांधी विश्वास नहीं करते, घर की अमेरिका में जाकर बेइज्जती करते हमारे देश का। इसे पूछो। अरे क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल नाम है, मंजय कुमार मंडल। ये कांग्रेस इस देश को जहन्नम बनाना चाहता है, जहन्नम। क्या काम करते हैं आप? भाई खाना बनाने का काम करते हैं। अंदर आओ। अंदर कहाँ हो? अंदर आओ, यहाँ बैठ जाओ। खाना बनाने का काम करते हैं, बहुत सम्माननीय काम है भैया। और खाना बनाने वाले आदमी के पास बहुत सब्र होता है। खाना वही बना सकता है अच्छा जिसके पास सब्र होता है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। गार्ड साहब पानी पिलाओ पहले इनको, कि बहुत सम्मान। जनाब अली कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत मुबारक। दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछूंगा नहीं मैं, जब मन करेगा जब आप बताएंगे तभी मैं आऊंगा, ऐसे नहीं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बैठ जाएंगे प्लीज, तारुफ नहीं कराया, मैं बैठ जाएंगे तो मैं तारुफ करा पाऊंगा। बैठिए प्लीज। जी मैं गुड़गांव से आई हूँ और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, अभी रिटायरमेंट हुए। अभी रिटायरमेंट हो गया? कहाँ है? अभी हम गुड़गांव में हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक बात बताइए, रिटायरमेंट के बाद ये ज्यादा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या रिटायरमेंट से पहले? पहले भी मुस्कुराते हुए देश की सेवा की है। मुझे बहुत गर्व है मेरे पति पे। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका जी ने नर्मदा में डुबकी लगाई, उससे लोग हमारा जनता का क्या फायदा होगा, ये मैं पूछना चाहती हूँ। क्या बात है। देखिए नर्मदा में उन्होंने पूजन किया, डुबकी तो नहीं लगाई। डुबकी उन्होंने गंगा में लगाई थी। लेकिन सवाल आपका नाम क्या है? मेरा शुभलता शर्मा। शुभलता शर्मा जी ने पूछा कि ये बताएं मुझे कि नर्मदा का जो डुबकी लगाई, डुबकी नहीं लगाई, पूजन किया, उससे आम जनता का क्या भला होगा। वैसे पलट के सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूं आपसे एक। ना लेकिन मैं अभी नहीं पूछूंगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं पहले। अब मुझे याद आ गया, रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी धूप इतने गर्मी में बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव नसीर साहब एडवोकेट हैं आम आदमी पार्टी का, पहले इनका ताली बजा के पहले स्वागत करिए सारे लोग। इन्होंने बहुत अच्छा बोला और हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार डिबेट में मेरे शरीक हो रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नवल ऑटो वाला भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरे पूरी डिबेट का हिस्सा है भाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित थैंक यू सो मच एनजीओ से। इन्होंने सवाल पूछा कि उन्होंने पूजन किया नर्मदा का तो उससे क्या लाभ होगा। इसका एक जवाब तो मैं दे सकता हूं, पर मैं बाद में दूंगा। पहले कांग्रेस या बीजेपी। जी पहले ये बहन जी ने सवाल किया, एक मिनट बहन जी ने सवाल किया, इससे नुकसान क्या हुआ? अगर फायदा क्या होगा? फायदा आम जनता को, आम जनता को अगर मेरे अच्छे विचार आते हैं देश के प्रति, और उसने सबको, प्रियंका गांधी ने सबको सम्मिलित किया है, अकेले स्थान नहीं किया, सबकी भावनाओं को, सबकी आशाओं को डुबकी लगाई है कि हे ईश्वर, हे नर्मदा, इनकी मैं सेवा कैसे करूं? कांग्रेस पार्टी देश की सेवा कैसे? 2014 से पहले क्यों नहीं नर्मदा माता का आरती उतारा? तू गंगा स्नान करने नहीं गई? जो कहते थे हिंदू आतंकवाद, भगवान आतंकवाद, आज वो हिंदू कर रहे हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। हिंदू के नाम का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी। हाँ, ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले क्यों नहीं पूजन किया आपने? मैं पूछना चाहती हूँ 2014 से पहले हिंदुत्व था कहाँ? कहाँ थे ये लोग कहाँ थे? हिंदू की रक्षा करने वाले हम, राम मंदिर की रक्षा करने वाले हम, हिंदुओं की रक्षा करने वाले हम, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम, संविधान की रक्षा करने वाले हम, जनता की रक्षा करने वाले हम, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलने वाले ये। जी
राइट आप टेक इट योर इन्होंने पॉइंट बोल दिया। अब मैं बताता हूँ, संविधान की धज्जी उड़ाने वाली कांग्रेस, लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस, राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस, अब संख्या पे अत्याचार करने वाली कांग्रेस, युवाओं को दबाने वाली कांग्रेस। मनोविज्ञान पढ़ाते हैं आप। इधर आइए अरोड़ा जी, बैठिए। ऑटो वाले भैया बैठ जाओ, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करो। ऑटो वाले भैया पानी वानी पिलाओ, ग्लूकोज लाओ, बैठा लो। 24 तक एक जने की जिम्मेदारी है यहाँ पे ग्लूकोज जरूर रखे, क्योंकि वो पिलाते रहना जरूरी। मैं आया आपके पास, मैं आपके पास पूछूंगा। जी आपको कुछ आप बोलना है? लखनऊ से हैं, लमाट में पढ़ाते हैं मनोविज्ञान। बहुत बहुत शुक्रिया, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का भी काम देखा है और आदरणीय योगी जी का भी काम देखा है और अखिलेश यादव जी का भी देखा है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबका काम बढ़िया है, सब आदरणीय है, सब परम आदरणीय है, पर कभी आप जो इतना लड़ रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है अपने कर्मों को देख लें? आप पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी के डुबकी लेने से क्या होगा, या राहुल गांधी के मंदिर जाने से क्या होगा, या बाबा जी का जो बुलडोजर से माफिया सफाई कर रहे हैं उससे क्या होगा? आप ये देखो भाई साहब कि आप अपने कर्म देख रहे हो कि नहीं समाज में। जी आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से? बिहार से तो मालूम, कहाँ से पूछा? कौन जिला? कौन? सिवान। अरे बाप रे बाप, जिला सिवान है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था एक जवाब तो मुझे भी मालूम है। देखिए, जब नर्मदा का वही स्थान है जो गंगा का स्थान है, जो भारतीय संस्कृत वांग्मय है, अध्यात्म को समझते हैं, रिचुअल्स को जानते हैं, बिल्कुल गंगा की तरह ही नर्मदा को, कहीं कहीं तो नर्मदा को गंगा से ऊपर भी मान लिया गया यहां तक। और उसका परिक्रमा के बाद ये होता है नर्मदा की, उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो पूजन एक विधान है और पूजन करके आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया। ये तो सीधा सरल जवाब हुआ, लेकिन पीछे के तमाम जवाब आपने सुन लिए। पहले हमने आपको तिरछे जवाब सुनाए, सरल जवाब जो था वो मैंने आपको बता दिया। जी एक मिनट, एक कुछ कहना चाह रहे जी। मैं कांग्रेस के मित्र की बात सुनना था, तो मैं एक शेर अर्ज कर दूं उनके लिए कि ये अरोड़ा जी, अब मैं इनके लिए क्या बोलूं? मैं मतलब कोई बात नहीं, शेर याद कभी कभी ऐसा शेर के साथ है कि भूल जाता है। ऐसा नहीं। हाँ, बोलिए फिर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बात कर रहे थे महंगाई के लिए, मुझे ये प्रश्न ये इनसे करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें डीजल पे सबसे ज्यादा वैट है? जरा इस प्रश्न का उत्तर दें। डीजल पे सबसे ज्यादा वैट अरोड़ा जी बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले एक पॉइंट नहीं, अब नहीं पढ़ दूं इस पे। हाँ, शेर जल्दी पढ़िए साहब। गर्द चेहरे पर जमी थी, हाँ, किस सलीके से मताए होश हम खोते रहे, किस सलीके से मताए होश हम खोते रहे, और गर्द चेहरे पर जमी थी, हम आईना धोते रहे। ये शेर गालिब का नहीं, बाकी ये मत कहिएगा, बाकी सब ठीक है। वक्त छोटे से हाजी ब्रेक का छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। बिलाल फिलिप जाकिर नाइक का दोस्त बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खुद को धर्म प्रचारक बताता है, लेकिन इसका नाम साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का रैकेट चलाने से जुड़े मामले में सामने आया था। अब गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग पिछले 1 साल से बिलाल फिलिप की स्पीच सुनते थे और इसके वीडियो भी वायरल किए जाते थे, ठीक उसी तरह से जैसे जाकिर नाइक के स्पीच को वायरल किया जाता है। यानी इस मामले में जाकिर और बिलाल दोनों ही अहम कड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक युवाओं को बरगलाने और उनसे चंदे के नाम पर मोटी रकम हासिल करने के आरोपी और भगौड़े जाकिर नाइक से बिलाल की दोस्ती पुरानी है और इसीलिए जाकिर नाइक अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें शेयर करता है। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज धर्मांतरण के लिए जिस चैटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, उस पर जाकिर नाइक के साथ साथ बिलाल फिलिप के वीडियो दिखाए जा रहे थे। और जांच एजेंसियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो अलर्ट पर हो गई, क्योंकि बिलाल फिलिप के खिलाफ पहले ही कई देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है।
और उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और केन्या जैसे देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, फिलीपींस तो बिलाल को आतंकी भी घोषित कर चुका है, क्योंकि उस पर कतर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने के आरोप लगे हैं। चरमपंथी विचारों वाले बिलाल फिलिप के खिलाफ कई देश कानूनी कार्यवाही में जुटे हैं। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक बिलाल ने 4 साल पहले भारत पर नजर गड़ानी शुरू की, जिसके बाद उसने कई युवाओं को अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया। और आरोप है कि बिलाल फिलिप ने करीब 1 दर्जन युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए जांच एजेंसियां सतर्क हो गई, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का नेटवर्क कुछ ही वक्त में देश के कई इलाकों तक पहुंच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दों ने कोरोना काल में ऑनलाइन गेम में महारत हासिल की थी, जिसके बाद उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, जिसमें आरोप है कि सैकड़ों लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। यानी कि 3 साल से कम समय में ही गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का खेल इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी भूमिका जाकिर नाइक और बिलाल फिलिप की स्पीचों की रही। जानकारी के मुताबिक शहनवाज ने नाबालिगों को झांसी में लेने के लिए जाकिर और बिलाल के चरमपंथी विचारों वाले वीडियो का जमकर इस्तेमाल किया। बाकायदा चरणबद्ध तरीके से यह मॉड्यूल काम करता है। पहले लोगों को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके के भाषण सुनाए जाते हैं। विदेशों में बैठकर भारत में जहर फैलाने वाले लोगों को लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इन गिरोह पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी है। लेकिन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई और पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है। शहनवाज और उसके भाई को पुलिस ने मुंबई के पास अलीबाग से गिरफ्तार किया। हालांकि पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि शहनवाज मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा बैठा है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब वहां छापेमारी की गई तो शहनवाज भाग निकला, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही। इसी दौरान पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज ने अलीबाग में समंदर किनारे किसी लॉज में पनाह ली है, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें वहां रवाना हुई और उसे लॉज से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट भी जब्त किया। और सूत्रों ने बताया कि जब वो नाबालिग शहनवाज से जीतने का तरीका पूछते हैं तो वो उन्हें इस्लाम धर्म की मदद से जीत हासिल करने की बात कहता, जिसमें वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ने का दावा करता और नाबालिगों को भी आयतें पढ़ने की सलाह देता। हालांकि जानकारी के मुताबिक शहनवाज इस दौरान खुद को गैर मुस्लिम बताता था और दूसरे खिलाड़ियों को गेम जीतने का मंत्र देने के लिए चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर जुड़ने के लिए कहता था। सूत्रों ने बताया कि इस चैटिंग ऐप पर जुड़ने के बाद ही ब्रेन वॉश का काम शुरू किया जाता था, जिसमें शहनवाज नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने के लिए जाकिर नाइक और बिलाल फिलिप जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो का इस्तेमाल करता था। इधर एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने के मामले को साजिश बताया और महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके को बदनाम करने का आरोप लगाया, क्योंकि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शहनवाज मुंब्रा का ही रहने वाला है। गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? जितेंद्र आव्हाड ने इस मामले में शहनवाज को फंसाने का आरोप लगाया। मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण, मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? एनसीपी विधायक ने पूछा कि मुंब्रा में वो 400 लोग कौन हैं जिनके धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है। इधर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का पर्दाफाश होने के बाद महाराष्ट्र के मुंब्रा में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने मौन मार्च निकाला। मुंब्रा की सड़कों पर लोगों ने एकता मार्च निकाला, जिसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल हुए। इनका कहना है कि मुंब्रा को बेवजह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हो रहे धर्मांतरण का पर्दाफाश किया था, जिसका मास्टरमाइंड शहनवाज महाराष्ट्र के मुंब्रा का रहने वाला है। दिल्ली में धर्म परिवर्तन से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बने रैन बसेरे में कलीम नाम का शख्स लोगों पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था, जिसके मुताबिक आरोपी पहले नौकरी और पैसों का लालच देता था, लेकिन जब बात आसानी से नहीं बनती थी तब लोगों को टॉर्चर करके धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कलीम फिलहाल न्यायिक हिरासत में, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कलीम के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्या कलीम किसी गिरोह का सदस्य है जो इस तरह से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? इस मामले में कई पीड़ित सामने आए, जिन्होंने आरोपी कलीम की पोल खोल दी। वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट के रैन बसेरे में रहने वाले कुछ लोग सामने आए, जिन पर आरोपी कलीम धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी कलीम इस्लाम कबूल करवाने के लिए जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था
और धर्म परिवर्तन के लिए बोलता था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि कलीम कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका था। एक व्यक्ति का इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा भी दिया है, बट वो रैन बसेरे का आदमी है नहीं, वो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी कलीम यूपी के बाराबंकी जिले का रहने वाला है। इधर आरोपी कलीम के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी पढ़ा लिखा है और कई धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। धर्मांतरण के लिए आरोपी कलीम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक कंप्यूटर साइंस में बीटेक कलीम परिवार से बेदखल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के हालात पर की समीक्षा बैठक। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का निर्देश। तूफान को देखते हुए गुजरात में हाई अलर्ट। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। हिमाचल के कांगड़ा में अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बढ़ती महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत। अप्रैल के मुकाबले मई में खुदरा महंगाई दर करीब आधा प्रतिशत घटी। में आरोपी मनोज साने के घर वालों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मनोज के चाचा और भाई का बयान लिया। इसके अलावा करीब आधा दर्जन और लोगों के बयान मीरा रोड पुलिस ने दर्ज किए। मनोज साने पर अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती की बेरहमी से हत्या का आरोप है। ठाणे के मीरा रोड हत्या केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने पूछताछ में बताया कि उसने शव के किसी भी हिस्से को बाहर ठिकाने नहीं लगाया। हालांकि पुलिस आरोपी मनोज साने के बयान को वेरीफाई करने के लिए बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक सीसीटीवी में मनोज साने काले रंग की पॉलिथीन कंधे पर लेकर जाते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा सरस्वती की बहनों ने आरोपी पर जबरदस्ती लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं मीरा रोड मर्डर केस की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने वेब सीरीज देखकर हत्या करने का प्लान बनाया। पुलिस को सरस्वती की हत्या के आरोपी मनोज साने के मोबाइल से अहम सुराग मिले। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी मनोज साने ने ओटीटी पर एक वेब सीरीज देखकर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने का प्लान बनाया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्रद्धा मर्डर केस से प्रभावित तो था ही, लेकिन सरस्वती को मारने के लिए पहले उसने बाकायदा एक वेब सीरीज देखी और उसके आधार पर उसने हत्या करने का ये प्लान बनाया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद बॉडी को डिकम्पोज कैसे करते हैं, इसको लेकर भी गूगल पर कई बार सर्च किया गया था। फिलहाल पुलिस को ऑटोप्सी रिपोर्ट आने का इंतजार है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक परिवार ने अपनी बेटी के जीते जी ही उसका पिंडदान कर दिया। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, जिससे पूरा परिवार नाराज है और उसका पिंडदान कर दिया है। इसने अपने पापा की, माँ की इज्जत नहीं रखी, परिवार की, इसलिए सब सोचकर हम लोग ने सोचा था तो कन्यादान करने का, लेकिन आज ये नौबत आ गई कि हम लोग को पिंडदान करना पड़ा। घर वालों ने इस बारे में एसपी कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें लड़के पर बहला फुसलाकर शादी करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। संभल के गुन्नौर थाने के फरीदपुर गांव के कुछ घरों पर मकान बिकाऊ है के स्लोगन लिखे हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। गाँव के करीब 30 घरों पर मकान बिकाऊ का स्लोगन लिखा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि गांव के दबंग के उकसाने पर ऐसा किया गया। इसका नाम अरुण कुमार उर्फ रावण है। यह थाने का रजिस्टर्ड एचएस है। इसके द्वारा अपने लोगों को उकसाकर इस तरह की नारेबाजी लिखवाई गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। मध्य प्रदेश में दमोह के गंगा जमुना स्कूल केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया और 3 लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाकी जैसे जैसे साक्ष्य आता जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने का आरोप है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ ब्लू वाटर में नहाने गए 3 लड़कों की मौत हो गई। गोताखोरों ने 2 लड़कों के शव बरामद कर लिए, जबकि एक शव की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार शाम 6 बजे की है। तीनों युवक बिरगांव के रहने वाले थे। पुलिस और गोताखोर की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम को पानी से निकाल लिया। वहीं एक अन्य की बॉडी की तलाश की जा रही है। इधर चित्रकूट में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। पास के एक बैंक में फैल गई, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि आग में कैश भी जल गया।
बैंक तक पहुंची आग में फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और कैश जलने की आशंका जताई जा रही है। कमर्शियल बिल्डिंग में कई दुकानें हैं, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है और अखबारों के दफ्तर हैं जो आग से प्रभावित हुए और दावा ये किया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ। आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक में कैश जलने से इंकार नहीं किया है। हालांकि कैश केस वाटर और फायर प्रूफ है, लेकिन मैनेजर के मुताबिक जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कोटा में नयापुरा सीबी गार्डन में युवकों के दो गुटों में हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़े में एक गुट ने दूसरे गुट के युवक के साथ मारपीट की और इसी दौरान गुट में शामिल कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया। आरोप है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक को लात, घूंसों और डंडों से पीटा जा रहा है। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। नयापुरा पुलिस के पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की जा रही है। युवकों की पहचान के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग आपस में झगड़ा करने के बाद लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वीडियो में मारपीट करते हुए दिख रहे लोग एक ही परिवार के हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लोगों की पहचान करनी शुरू की। हालांकि बताया जा रहा है कि मारपीट का ये मामला पुराना है, जिस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के मुताबिक मामला हरदोई के बेटा कोकुल थाना क्षेत्र के गांव मेहमदापुर का है, जिसमें खेत में बोरिंग को लेकर विवाद हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई, जहां टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे और सैलानियों को निराश भी नहीं होना पड़ा। 2 दिन में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व बंद होने वाला है और इस दौरान टाइगर को देखने की आस लेकर आने वालों को तब खुशनुमा अनुभव हुआ जब एक टाइगर उनके रास्ते में आकर सामने बैठ गया। एक वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पक्की पटरी का सामने आया, जहां पर सैलानियों की गाड़ी के सामने टाइगर आ गया और सड़क पर ही चहलकदमी करते हुए जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक टाइगर यहीं बैठा रहा और चहलकदमी करता रहा। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दू की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में एक और किरदार की एंट्री हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस धर्मांतरण मॉड्यूल में जाकिर नाइक के साथ साथ बिलाल फिलिप का नाम भी सामने आया और ये बिलाल फिलिप जाकिर नाइक का दोस्त बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर खुद को धर्म प्रचारक बताता है, लेकिन इसका नाम साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का रैकेट चलाने से जुड़े मामले में सामने आया था। अब गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के मामले में बिलाल फिलिप का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े लोग पिछले 1 साल से बिलाल फिलिप की स्पीच सुनते थे और उसके वीडियो भी वायरल किए जाते थे, ठीक उसी तरह से जैसे जाकिर नाइक के स्पीच को वायरल किया जाता है। यानी इस मामले में जाकिर और बिलाल दोनों ही अहम कड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक युवाओं को बरगलाने और उनसे चंदे के नाम पर मोटी रकम हासिल करने के आरोपी और भगौड़े जाकिर नाइक से बिलाल की दोस्ती पुरानी है और इसीलिए जाकिर नाइक अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिलाल की तस्वीरें शेयर करता है। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज धर्मांतरण के लिए जिस चैटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था, उस पर जाकिर नाइक के साथ साथ बिलाल फिलिप के वीडियो दिखाए जा रहे थे और जांच एजेंसियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो अलर्ट पर हो गई, क्योंकि बिलाल फिलिप के खिलाफ पहले ही कई देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और उन देशों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और केन्या जैसे देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, फिलीपींस तो बिलाल को आतंकी भी घोषित कर चुका है, क्योंकि उस पर कतर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने के आरोप लगे हैं। चरमपंथी विचारों वाले बिलाल फिलिप के खिलाफ कई देश कानूनी कार्यवाही में जुटे हैं। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक बिलाल ने 4 साल पहले भारत पर नजर गड़ानी शुरू की, जिसके बाद उसने कई युवाओं को अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया और आरोप है कि बिलाल फिलिप ने करीब 1 दर्जन युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। गाएंगे
सबकी है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और कभी कभी मैं कबीरा खड़ा बाजार में वाली बात जब आती है, बाजार मतलब चौराहा, चौराहा मतलब आम जनजीवन जहां से चलता फिरता गुजरता हो, यानी आम जनजीवन की बात है। ये कैनॉट प्लेस जहां मैं खड़ा होता हूं, जहां पे मैं शो करता हूं, तमाम आम जनजीवन के लोग, उससे जुड़े हुए लोग रोज निकलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रुकते हैं, बात करते हुए। कुछ लोग तो ऐसे भी जो मुझे कहते कि साहब मैं फला दिन चला और यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना था, आपसे मतलब मेरी बात कहनी थी और मुझे लग रहा था कि बात कहने का ये एक जगह है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं अपनी बात कह सकता हूँ। जरूर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका और मैं आपके पास तुरंत आता हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जो जहां से है हाथ उठाएगा पहले तो सो दैट कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कहां किसको बोलना चाहिए। मैं आपको बोलना पहले, अरे इन लोगों को बोल लेते, बेचारे बहुत दूर से आते हैं, ये लोग बहुत दूर से आते हैं। आज प्रियंका जी गई है, बिगुल बजा दिया है उन्होंने और भाजपा की हालत बहुत खस्ता हो गई है। भाजपा के जो ढोल है वो फट गए। सुनिए, 220 महीने सरकार चलाई भाजपा ने और 225 घोटाले कर दिए। हर महीने एक घोटाला और किसी महीने तो 2 घोटाले भी कर दिए। उन्होंने कहा था कि अब हिंदुओं के आस्थाओं के लिए काम करिए, हिंदुओं के लिए मुसलमानों के चक्कर मत पड़िए। ये कांग्रेस पार्टी A.K. अटनी जी ने कहा था कि अब हिंदुओं के लिए हिंदुओं से जुड़िए, इसलिए कि इससे पहले इन्होंने हिंदुओं के आस्था के भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य देवता है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है, भगवान राम के इन्होंने काल्पनिक बताया। ये गांधी के आत्मा के हत्यारे हैं। गांधी जी के महात्मा में राम भक्त थे और इन्होंने राम को काल्पनिक बताया था। ये गांधी जी के आत्मा के हत्यारे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुओं के साथ अन्याय किया है, आज हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ, अरे हिंदुओं बिको भी तो जरा महंगा। मैं कह रहा था अच्छा खासा जनता के पास जा रहा था, मैं गरीब, बिल्कुल गरीब, मैं कबीरा खड़ा बाजार में, मैं बिल्कुल चुपचाप जा रहा था जनता के पास। हाथ उठाइए साहब, मैं आया जल्दी, हटो भाई फटाफट। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? छत्तीसगढ़ कोरबा से। छत्तीसगढ़ कोरबा, छत्तीसगढ़ वाले आज बहुत आए हुए, छत्तीसगढ़ उधर से भी आए हैं। अच्छा जी, छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं, बोलिए साहब। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि देश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र से जनता अपनी आस्था को लेकर सुदूर पहाड़ में बसने वाली माताओं के दर्शन करने जाती है। मैं वैष्णो देवी भी गया था, मनसा देवी भी गया था मैं, और भी वृंदावन भी हो गया था। आज वहां पर जो वहां पर के जो ट्रस्ट है कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मनसा देवी में जाएंगे तो वहां से एक ही सीढ़े उतर रहे, एक ही पे चढ़ रहे हैं। आज भगदड़ मचेगी तो 50,000 लोग मर जाएंगे। आज किसी भी पार्टी को कोई चिंता नहीं है कि किस प्रकार श्रद्धालु जा रहे हैं, ताजा बच्चे को लेकर जा रहे हैं अपनी मानसा के लिए। तो आज धर्म की बात करते हैं और वहां पर किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए जनता मरेगी तो किसको दोष देगी? क्या नाम है साहब आपका? राजीव कुमार श्रीवास लिखता हूँ सर। राजीव कुमार जी, बिल्कुल बात सही आपकी कि हमको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए धर्म क्षेत्र में। अच्छा जी, बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट 2 बजे मैं आ जाऊंगा। इधर से भी आए हुए। हाँ जी भैया, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? मैं भिलाई चरोदा। भिलाई से। अच्छा जी, बोलिए साहब। मैं बोलना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी अपना पाप मिटा रही है, इसलिए धंधा में स्नान कर रही है। अच्छा जी, हाँ जा ऑटो वाले भैया। जी सर, मैं पहले आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ, काफी देर से सोच रखा था
आज कोर्ट ने जो अध्यादेश जिसको मोदी जी ने बदले हैं, कोर्ट के उस आदेश पे उछल रहे हैं, उसी कोर्ट ने सतेंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को 2 साल से जमानत दे रहे हैं और आप फिर भी मोदी जी को दोष दे रहे हैं। वहाँ कहाँ गई लोकतंत्र? ऐसा करो, थोड़ा वो जो ऑटो वाले भैया है ना, वो तुम्हारे पास विषय है, शब्द नहीं है। विषय है तुम्हारे पास, अभी कुल बुला रहे हैं। विषय जो है कुल, मैं ट्रेनिंग भी तो देता हूँ, स्कूल है ये सब स्कूल है। यहाँ से रोज जो प्रोडक्ट निकालने हैं, पार्टी वाले हमसे कहते हैं साल में 6 आदमी दिया करो। पार्टी वाले कहते हैं साल में 6 आदमी दिया करो, बीजेपी के लिए, कांग्रेस वालों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो हम निकाल के दे रहे हैं प्रोडक्ट। वो देखो, इधर आओ, ये देखो तैयार करके दे रहे हैं। ये देखो, तुम्हारे उस्ताद हैं ये? हाँ, ठीक है क्या? अब भाई है ना, चलो खड़े जाओ वहां जाके। ये धीरे धीरे सब यहाँ से ट्रेंड होके जा रहे हैं, तो अभी तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले अब ये 24 में ना हो पाएगा, 29 में हो पाएगा। जी कहाँ? नमस्ते जी, कहाँ से आना हुआ? चांदनी चौक नई सड़क से आई। जी बनाइए, विजुअल बनाइए इनका। हाँ जी, मैं भाजपा के काम से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मोदी जी के लिए गलत सोच रहे हैं, वो अपने लिए पहले गलत सोच रहे हैं। जो मोदी जी के लिए सोच रहे हैं गलत, वो अपने लिए गलत सोच रहे हैं। अच्छा जी, आज का भविष्य मोदी जी के लिए, हम सब बच्चों के लिए, सब बड़ों के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी से बात। जी जनाब, हाँ जनाब बताइए। हाँ हुजूर। सर, ये जो कहाँ से आना हुआ? आजमगढ़ यूपी से सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझ गया था, बहुत उतावलापन था तो मैं समझ गया था ये पूर्वांचल ही है। जी, ये पॉलिटिकल फ्रॉड सर कब तक होता रहेगा? अभी भाजपा प्रवक्ता जी बोल रहे थे देश बहुत संपन्न हो रहा है, टैक्स मिल रहे हैं, तमाम विदेशी मुद्रा, ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन जब देश गरीब था तो अपने कर्मचारियों को कांग्रेस पेंशन देती थी, और आज सारी पेंशन बंद हो गई, जबकि देश संपन्न हुआ और लोग गरीब हो रहे हैं। और पॉलिटिकल फ्रॉड मैं इस सेंस में कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फ्रॉड इस सेंस में कर रहा हूँ कि अगर राजनीतिक दल ईमानदार हैं और मोदी जी सबसे बड़े ईमानदार हैं, तो इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए जो पैसा लिया जाता है उसको सार्वजनिक होना चाहिए कि कौन इस पार्टी को, किस पार्टी को कौन फंड दे रहा है। क्या नाम हो गया साहब? और जब तक राजनीति शुद्ध नहीं होगी, पार्टी का चंदा शुद्ध नहीं होगा, तब तक राजनीति भारत की शुद्ध नहीं होगी। वो उनको बेईमान कहेंगे, वो उनको बेईमान कहेंगे, और भोली भाली जनता देश में पिसती रहेगी। मैं आपका नाम जाना, रुको भैया पहले नाम जाने दो। नाम है सर राजेश सिंह भोला। राजेश सिंह भोला जी आजमगढ़ से हैं। ये बात मैं आपकी 101% सही मानता हूं। जब तक राजनीतिक चंदा, मैं एक मिनट, मैं बोले थी, जब तक राजनीतिक चंदा और चंदा लेने वाली पार्टी बिल्कुल पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक एक दूसरे को कोसते रहेंगे। चंद्रशेखर जी के बारे में बोलना चाहते हैं। एक बात और कहा करते थे कि आर्थिक फ्रॉड तो चलेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल फ्रॉड होगा तो देश खत्म हो जाएगा। और सरकार टूटने बनने से देश नहीं टूटता बनता है, जब लोगों का दिल टूटता है तो देश टूट जाता है। जी ठीक, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन, कब, कहां, कितने राजनीतिक जीवन में कितना शुचिता किसने पालन किया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसने कितनी राजनीतिक शुचिता रखी, ये सबके सामने है और सबके उसको विदित है, सबको मिला। जी अरोड़ा जी। तो उत्तर देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। रहनुमा लूट लेके आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने धक्का दे दिया साहिल के करीब। हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिए, उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हमने वोट दिए। उन्होंने 15 लाख रुपए दूंगा, हमने वोट दिए। उन्होंने कहा डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन क्या किया, साहिल ने धक्का दे दिया, खुदा ने धक्का दिया साहिल के करीब। ना खुदा माने मालूम है क्या? ना खुदा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है? प्रतीक भाई, मैं कवि पुत्र हूँ, मैं कवि पुत्र हूँ। ना खुदा क्या होता है? ना खुदा, हे ईश्वर, ना खुदा, आपने धक्का दे दिया बिल्कुल साहिल के करीब। आपने एक रामलीला में नहीं, आप जो नाव खेलता है, जो नाव खेलता है उसे ना खुदा कहते जी, वह ईश्वर। हाँ सर मैं आया रुके। मैं व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा। नहीं तो व्यक्तिगत आप खुद मैंने बोला, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। एक मिनट, अन्यथा देखो रामलीला की तरह नहीं बोलना, हमें रामलीला की तरह नहीं करना। इतनी अच्छी डिबेट है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो वही खड़े रहिया करिए ना, बार बार क्यों जीतते हैं? हमें तथ्यों पे बात, देखो पीछे बोले, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे। हमने सम्मान किया। अब आप अपडेट करिए जी। देखिए बार बार कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल। मैं 5-7 स्टेट्स के नाम ले रहा हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सुन लीजिए, तेलंगाना, तमिलनाडु। आज वहां पर 110 रुपए से ऊपर पेट्रोल चल
अरे कहाँ थी आप, इतने दूर से खड़ी थी, हाथ उठाया। आइए, कंठी माला पहने हुए आइए। राधे राधे, कैसी हैं आप? क्या नाम हो गया आपका? रेखा जी, कहाँ से आना हुआ आपका? रोहिणी से। पानी की बोतल लाओ एक जरा जल्दी, फटाफट लाओ, बहन के लिए पानी लाओ, पहले फटाफट लाओ, जल्दी लाओ वहीं से। अरे गार्ड साहब, पानी रखा ऊपर, ढूंढे नीचे, लाओ वहीं से फेंको। लो बहन, आप बोलो। भैया ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, बीजेपी के आने के बाद सब कुछ महंगा हो गया। कोविड के टाइम पे कांग्रेस वाले कहाँ पे थे, एक बार बता दो। कोविड के टाइम पे आप कहाँ पे थे? राहुल गांधी कहाँ पे थे? प्रियंका गांधी कहाँ पे थी? वाड्रा कहाँ पे था? पूरी कांग्रेस कहाँ पे थी? जब लोग मर रहे थे तो कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? फ्री राशन। अरे पेट भर रहे हैं ना किसी का, पेट भर रहे हैं ना गरीब का। आराम से जी, ऑफ कोर्स बीजेपी। प्रतीक हाँ क्या बात कर आपका? हमारा क्या बात कर रहे हैं? आजा प्रतीक जी, गार्ड साहब पानी मिला। यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है वो रोज आती है, सोचती है यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगी, और सरकार का डायरेक्ट असर इन पे ही पड़ता है। तो इस मनोभाव से आते, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इनको सच्चाई जाननी जरूरत है। हमारे अरोड़ा साहब बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ इन्होंने कहा सुई करके प्रधानमंत्री चले गए, एक्टिंग की जो इन्होंने। अब जहाँ रामलीला आप ही कह रहे थे, वही चलिए रामलीला। मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। जब आप कोई नया घर खरीदते हैं या रेंट पे भी कहीं शिफ्ट होते हैं, तो अपने आसपास पड़ोस के घर बिन बुलाए भी जाके देखते हैं कि भाई पड़ोसी अच्छा है या बदमाश है। उसे टिंग टोंग करके नॉक कर देते हैं कि शेर रहने आया है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे, आज तो सुई करके आए, कल एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, और वो किया। जब पड़ोसी नहीं सुधरेगा, प्यार की भाषा नहीं समझेगा, तो गोली की भाषा समझाने आता है, और हमने समझाया है। और दूसरी इतना आक्रामक, इतने आक्रामक। और दूसरी बात, हाँ जी। और दूसरी बात, हमारी एक प्यारी सी बहन ने नर्मदा के मुद्दे पे एक विषय कहा था कि नर्मदा में जाके क्या होता है। भले उन्होंने विपक्ष पे सवाल खड़ा किया था, लेकिन हम वो पार्टी है जो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती बनाते हैं। मैं बताता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल अगर भगवान की पूजा करता है, कोई तो चुनावी पूजा करते हैं, लेकिन हम हमेशा से भारतीय संस्कृति के उत्थान की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारी देवी देवता शक्ति देते हैं इस देश को चलाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए। आम आदमी पार्टी जी, देखिए मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा है कि धर्म और राजनीति। भाई एक मिनट आराम से, सबको बोलने का अधिकार है, और आम आदमी पार्टी का टाइम है। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज हैं। बिल्कुल, धर्म सबके लिए प्रिय है, सब कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए, लेकिन क्या इस देश के अंदर महंगाई रोकना सरकार का काम नहीं है? क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रोकना सरकार का काम नहीं है? क्या इस देश के अंदर जिस तरीके से रोज बेरोजगारी, आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, क्या मैं जानना चाहता हूं वो मिले क्या? क्या देश के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? क्या इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस देश के अंदर रुपया गिर रहा है तो देश की शाख गिर रही है? मैं आज जानना चाहता हूं रुपया कहां पहुंच गया आज? आज देश के हालात इतने खराब हो गए हैं, देश में जो भाईचारा था, गंगा यमुना संस्कृति में हम बड़े पले हुए हैं, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते थे, लेकिन आज देश के अंदर जिस तरीके से भाईचारा तोड़ा जा रहा है, ये देश के लिए खतरनाक है। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार आई थी तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म। मैं पूछूंगा इन्होंने कहा मोदी सरकार आई थी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिल्कुल, 2 भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर रखा है, हम खत्म ही कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था रोजगार केवल 2.4 करोड़ प्रधानमंत्री एयू के अंदर ही रोजगार दिए गए हैं और स्टार्टअप के माध्यम से नए अवसर खुले। और मैं ये कहता हूं, कितने भी हम तकलीफ में रहे और जनता को जो बात कहे, आपके तरह शीश महल बनाकर धोखा नहीं दे रहे हैं। देखिए 8400 करोड़ रुपए के जहाज में हम लोग नहीं चलते हैं। देश के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं। बात करते हैं बेरोजगार की। आप ये बताइए, देश के अंदर भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के आपको दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने कहा 84 करोड़ पेन। हमने कभी नहीं कहा था कि हवाई चप्पल पहन के जाएंगे और करोड़ों का महल बनाएंगे। हमने कभी नहीं कहा था रेनॉल्ट का पेन रखेंगे और लाखों का पर्दा लटकाएंगे। हमने कभी नहीं कहा था कि आम आदमी के
रहेंगे और करोड़ों की गाड़ी में घूमेंगे। लेकिन बीजेपी से एक सवाल तो बनता है, आपने ये जरूर कहा था कि हवाई स्लीपर पहनेंगे और हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। मेरे ना मुझे पूछने दीजिए। आपने जरूर, बीजेपी ने यह कहा था कि हवाई चप्पल पहनेंगे और यात्रा करवाएंगे। क्या यात्रा संभव हुई? बता रहा हूँ, यात्रा संभव नहीं। मैं बता, हवाई चप्पल पाने वाला यात्रा तो छोड़िए, पद्मश्री पा रहा है इस देश में। पद्मश्री सेटिंग से नहीं मिलती है, अब उन्हें उनकी काबिलियत में मिलती है। और एक बात, आदिवासी में समाज में रहने वाला महुआ एक प्रचलित शब्द है जो सब जानते हैं। 50 रुपए किलो महुआ बिकता था, उसकी बिस्किट बना के 150 रुपए में सेल के बाद। प्रतीक जी इतनी देर से फेंका फाकी इनकी चल रही है, इनसे पूछ लीजिए ना कि अर्थव्यवस्था का इतना अच्छा हाल है, सिलेंडर का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है। खुद ही बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन के भरोसे बैठी हुई है। 50% हिंदुस्तान की जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है और वही जनता जो है 64% जीएसटी भर रही है। जी आया आपके पास। जी जनाब, एक मिनट। हाँ बेटा, क्या नाम है? पंकज। कहाँ से आना हुआ पंकज? मुस्कुरा के रहो थोड़ा थोड़ा। जरा आ गया, आ जाओ। क्या काम करते हो? हाँ, स्टूडेंट। अच्छा, कितने सालों से पढ़ रहे हो? जी एमएससी की है अभी, बायोकेमिस्ट्री। अभी एमएससी की है और काम भी कर रहे हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। तो काम हम भी कुछ करो थोड़ा बहुत। पीएचडी की तैयारी कर। पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से करेंगे? संतोष मेडिकल कॉलेज है गाजियाबाद। हाँ है वहीं से। अच्छा, चलो भाई पूछो सवाल। सवाल ये है, अभी किसी ने सवाल उठाया था कि जब कोरोना आया था तो राहुल गांधी कहाँ थे? हाँ, ये आप ही के आगे खड़ी है। वो विपक्ष में थे। उन्होंने मुद्दा उठाया था, जनवरी में ही बोला था कि आएगा, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं सुधरा। और एक शेर और कहना चाहूंगा कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे? वो छुपाऊं कैसे? अरे तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे? वसीम बरेलवी साहब का शेर पूरा करवाऊंगा, मुशायरा करवाऊंगा अभी तुमसे। और पूरा करूंगा कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। और घर संवारने का तसव्वुर बहुत बात का, पहले ये तय हो इस घर को बचाऊं कैसे।